पढ़ रहे थे हम लोग कल? चावल पढ़ लिया था, गेहूँ पढ़ लिया था, जौ पढ़ लिया था, बाजरा पढ़ लिया था, बाजरा नहीं पढ़ा था, ज्वार और मक्का। अच्छा, बाजरा में क्या है? जैसे कल क्या बता रहे थे हम लोग? जो मोटा अनाज पूरा है, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी। मोटे अनाज में जौ पड़ा, बाजरा पड़ा, बाजरा पढ़ोगे ना अभी? नहीं पढ़ा देंगे। देखा है बाजरा? कैसा होता है बाजरा? रोटी कैसी होती है इसकी? काली वाली काली रोटी होती है बाजरे की। हाँ, पीली होती है। मक्के की रोटी पीली होती है और बाजरे की ब्लैक ही बोलते हैं उसको। थोड़ा सा काई कलर आता है, जैसे आपका फूटूल आता है ना, वैसे फूटू भी मोटे अनाज में आता है ना। पर उसको अनाज में कहते हैं, फल कहते हैं ना। और 2 दिन से काम आए थे। जो बाजरा मक्का और चना, चना भी अनाज में आता है ना? आता है ना चना अनाज में। चना भी मोटे, मटर भी मोटे में आती है। मैंने जितना बोला था कि मोटे अनाज के लिए जो जरूरत होती है, इसके लिए उगाई के लिए यानी कि उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं कौन सी बताई थी? याद है या नहीं? क्या है? आदर्श बारिश और दशाएं। मोटे अनाज की बता रही हूँ मैं। मोटे अनाज के लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी बताई थी हमने कल? हम लोग आए नहीं थे। नहीं आए थे, कुछ और बताया होगा। क्यों? क्या आदर्श दशाएं बताई थी? क्यों नहीं बताई मैंने? ये बताओ, कुछ और बताया होगा। जो मैंने कुछ और बताया उसको दशाएं, उत्पादन की दशाएं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, ये सब बताया ना। पानी की मात्रा कैसी होनी चाहिए, ये सब बताई हूँ। याद करो जरा। मिट्टी का बताया था, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी, है ना? मोटी मिट्टी, अनउपजाऊ मतलब कम उपजाऊ मिट्टी, तो यही तो है। कम उपजाऊ होगी। वर्षा कैसी होनी चाहिए? वर्षा सामान्य वर्षा से कम वर्षा भी होगी तब भी चल जाएगा। सामान्य वर्षा की हम बात कर रहे हैं ना। लंबी गर्मी 100 से 150 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है वो सामान्य है, ठीक है। और जो 200 की हो रही है, 150-200 से ऊपर हो रही है, वो अधिक वर्षा है और ये सामान्य हो गई। और सामान्य वर्षा से भी कम, ऐसे बताया था ना। मोटा अनाज अधिकतर कहाँ हो रहा है? आपके अब अनुपजाऊ बुंदेलखंड क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे वर्षा की मात्रा सामान्य से कम है ना। सामान्य वर्षा की मात्रा तो हमारे यहाँ होती है मानसूनी में, जो अपने यहाँ बारिश होती है वो सामान्य मात्रा की हो रही है 100 से 150 सेंटीमीटर की। पर यहाँ पर वर्षा कैसी हो रही है? सामान्य से कम, है ना। सामान्य से कम यानी कि 100 और 50 के बीच में आसपास हो रही होगी। तो ये क्या है? वर्षा की मात्रा कम होगी। मिट्टी कैसी हो गई? कम उपजाऊ हो गई, है ना। और कम उपजाऊ मिट्टी में मिट्टी के प्रकार कैसे हो सकते हैं? रेतीली मिट्टी हो सकती है ना, दोमट और जलोढ़। कैसे? जलोढ़ मृदा में भी कौन सा जलोढ़ होगा? मृदा बताए थे, तो जलोढ़ के 2 प्रकार बताए थे। खादर और 100 से 50, 100 से 150। सामान्य वर्षा से कम,
और बांगर कहाँ मिल रही है ये भी बताओ मुझे। खादर कर्नाटका नहीं, जलोढ़ के 2 प्रकार बताए थे, खादर और बांगर। जब मृदा पढ़ाई हूँ तो बहुत डिटेलिंग में ये वाला समझाई हूँ आपको। ऐसे सांप सूंघा पड़ा है सन्नाटा, इतना शांत तो क्लास रहा ही नहीं होगा कभी, जो एक क्वेश्चन पूछने के बाद सन्नाटा हो गया है। लग नहीं रहा है कि मैडम ने किसी बच्चों से क्वेश्चन पूछा, ऐसा लग रहा है कि रूम में कोई नहीं है, मैडम अकेले ही दीवारों से क्वेश्चन पूछ रही है और दीवारें फिर बोलती नहीं है। हाँ, खादर मिट्टी उपजाऊ होती है, अधिकतर इसको नई मृदा कहते हैं ना, जो बाढ़ों के साथ नदियां हमेशा हर साल लेके आती हैं, उपजाऊ है। बागर मिट्टी कौन सी है, जो कम उपजाऊ है, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ। उपजाऊ तो जलोढ़ है ही है, पर खादर ज्यादा है और बागर कम है। जैसे तुम्हारे यहाँ नहर पड़ती है, कौन सी नहर है ये, बड़ी नहर पड़ रही है, पानी आता है तो नहर के ऊपर मिट्टी गीली गीली खूब होती है ना, ये उपजाऊ रहेगी क्योंकि ये पानी के साथ यहाँ पर नई मिट्टी बिछ गई है। और जितना पीछे जाओगे, इसका ऊपर हिस्सा जाओगे जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ कौन सी मिट्टी हो रही है आपकी, बागर। ये उपजाऊ, ये भी मिट्टी उपजाऊ तो है, पर इसकी कंपेयर में क्या है, कम है। समझ में आ गया। तो जलोढ़ मिट्टी का कौन सा प्रकार होगा, बागर। इसीलिए मैंने कहा कम उपजाऊ मिट्टी, इसीलिए तो बोला मैंने कम उपजाऊ मिट्टी। जलोढ़ का कौन सा प्रकार होगा, बागर। इसके मैंने एग्जाम्पल भी कल आपको दिए थे, बाजरा का दिया था, मक्का का दिया था, मूंगफली बताया था, है ना। मूंगफली, ये आपके आलू, ये सब कहाँ होते हैं, रेताली जगह पर होते हैं ना, ज्यादातर गंगा जी के पास। इसके क्षेत्र में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो मूंगफली, बाजरा, आलू फर्रुखाबाद क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देता है ना, बदायूं, फर्रुखाबाद आगे वाले क्षेत्र में। कारण क्या है, मिट्टी कैसी है वहां पर, कम उपजाऊ है, मिट्टी ही नहीं है कि बात कह ही नहीं सकते हैं। पृथ्वी पर मिट्टी हर जगह है, कम उपजाऊ है, वर्षा की मात्रा कम है, मिट्टी अधिकतर कैसी होगी, रेताली। नदियों के पास मिट्टी कैसी मिलती है, रेतीली मिलती है ना। समझ में आ गया। तो आप कल कहाँ लिख रहे थे, बाजरा लिखोगे तो बाजरा के लिए जो आदर्श दशाएं थी वो यही है। और मोटे अनाज में भी क्या होगा, और जितना भी मैंने मोटा अनाज बताया वो शहरी है, ग्रामीण अनाज है, ग्रामीण होगा। बताओ, शहर की जनता ज्यादा खा रही है इसको, लग्जरी लोग ज्यादा, लग्जरी फूड में आता है, नॉर्मल फूड में आ रहा है, नॉर्मल में आ रहा है। तो इसको ग्रामीण का मतलब जो ग्रामीण जनता है उसका प्रमुख खाद्यान्न कहेंगे। गांव में मक्का बाजरा होती है तो खाने में रोकते हैं कि नहीं, शहर में रोकते हैं क्या, नहीं, शहर में रोकते हैं मक्का बाजरा खाने के लिए। शहर का तो कोई इंसान रोकेगा जिसको क्या होगा, डायबिटीज होगी, है ना। जो स्वस्थ होगा वो मक्का बाजरा नहीं खाएगा। गाँव में अधिकतर क्या है, सर्दियां जैसे आएंगी तो मक्का बाजरा पर लोग आ जाते हैं ना, मक्का बाजरा की रोटी खाएंगे, साथ में चावल की भी रोटी खाते हैं, खाते हैं नहीं। ठंड के मौसम में चावल की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी। तो ये कैसा अनाज होगा, गर्म ठंडा, गर्म अनाज है ना। और फिर जब हम सर्दियों में खा रहे हैं तो ये बताओ अभी फसल किसकी होगी, रबी की होगी, खरीफ की होगी, जायद की होगी, रबी की। बेटा कैसी होगी, रबी की फसल हम अक्टूबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट रहे हैं, है ना। तो ये रबी की फसल तो किसी हालत में नहीं है क्योंकि सर्दियों में खा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो हम ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि हमारी रबी की फसल कब बोई जा रही है, कब बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है, और काटी कब जाती है, मार्च अप्रैल के टाइम पे काटी जाती है। तो इस समय हम ये चीज खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है रबी की फसल तो नहीं है। फिर कौन सी होगी, खरीफ की और जायद की हो सकती है ना, रबी खरीफ की और जायद की फसल हो सकती है। समझ में आ गया। अब ये बताओ, चना और मटर ये कौन सी
कब है? 12 मास नहीं आती है। चना और मटर रबी की फसल में आती है। रबी, गेहूं रबी है, इसका समय आ रहा है। आप बोने लगेंगे। इनकी ये क्या होता है, 1-2 महीने बाद बेल आने लगती है, तो आपके नवंबर तक आराम से मिल जाती हैं, है ना। कुछ फसल ऐसी है जिनको पकने में टाइम लगता है, कुछ फसल ऐसी है जिनको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इनकी बेल तो हम पहले ही लगा देते हैं। चना मटर आने, क्योंकि चने का साग सुने हो कब आता है? देखो जरूर सोच रहे हैं, चने का साग में पूछ रही हूँ कब आता है। अब चने के साग में तो चना लगेगा, ठंडों में आता है ना, तो रबी की फसल होगी ना वो हमारे इस समय। आप समझ में आ गए? ये चीज रखो, कौन सी चीज आप कब खा रहे हो, है ना। वो चीज आप जब खा रहे हो, यानी कि चावल और गेहूं, ये 2 फसल ऐसे हैं जिनको 4-5 महीने लगते हैं पकने के लिए। अब गेहूं आप इधर लगाओगे तो आपको मिलेगा कब? मार्च अप्रैल, 6 महीने बाद, है ना। अब चावल आपने कब लगा रहे हो? जून जुलाई में, जब बरसात आती है, जब पानी खेतों में लबालब भरा होगा। वही हम आदर्श सिचुएशन मानते हैं चावल के लिए। जैसे कल बताया था क्या है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, मानसूनी पौधा है, पानी इसको अधिक चाहिए होता है। तो ऐसा मौसम हमारे यहाँ कब होता है? जब मानसून आता है। और हमारे यहाँ मानसून कब आता है? जून जुलाई में। जून जुलाई में मानसून आया, तो जून जुलाई में जो फसलें लग रही हैं मानसूनी फसल, वो हमारी कौन सी हो रही है? जायज की। अब चावल को भी पकने में टाइम लग रहा है। अब देखो कल चावल कितना, धान कितना खराब हो गया, पानी गिरने से धान खराब हो गया ना। अब इस समय की बारिश फसलों के लिए क्या हो गई? नुकसानदेह हो गई ना। इसीलिए अब चावल कौन सी जायज की फसल हो गई, और खाएंगे कब? कब खाओगे नया चावल, पुराना चावल? अभी नया चावल अब आएगा। समझ में आ गया? कुछ सीजन याद रखो, रबी और खरीफ और जायज, ये हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे। याद रखना ये चीज कि हमें खाना कब है, कौन सी चीज हमारे पास कब आ रही है, वही चीज हो जाएगी। रबी को याद रखो, रबी ऐसे तो लिखते हैं रबी, है ना। तो रबी का ये बा याद रखना, पेट चिरा हुआ। और अक्टूबर का भी ये बा याद रखना, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ। रबी का अक्टूबर याद रखना, सर्दियों में ही होगा। और बाकी खरीफ की कौन सी होगी? ऐसे भी याद कर सकते हैं, सूरज को रबी बोलते हैं। हाँ, तो दूध की जरूरत ठंड में होती है। हाँ, बस ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे किसने बताया आपने, धूप की जरूरत हमें सर्दियों में पड़ती है। और रबी का मतलब क्या होता है आपका? सूर्य, है ना। तो ऐसी फसल हमारी कब आ रही है? अक्टूबर में आ रही है। दूसरी होगी खरीफ की। खरीफ की कब लग रही है? धान किसकी है? खरीफ की, जायज की है? खरीफ की। और ये क्या आपकी? जितनी भी ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब है, सब्जियां हैं, ये किसमें आ रही है? ज्यादा पानी हो जिसमें, क्या हो? ज्यादा पानी। गैस से निकालना ज्यादा पानी, और दाग से निकालना पानी, है ना। दाग का मतलब क्या होता है? नहीं, पर्यायवाची पढ़ोगे तो पर्यायवाची में आग है ना, आग का मतलब पानी होता है, आग का मतलब पानी होता है। और जलद, जलद किसका होता है? कमल का। जलद पानी का होता है, और जलद कमल का होता है। तो जलद में से दाग निकालना, तो आपको ये समझ में आएगा जायद की जितनी फल हो आपकी क्या है, फसलें हैं, ज्यादा पानी वाली हैं। और गर्मियों में हमें ऐसे फल मिलते हैं ना ज्यादा पानी वाले, वो कौन से? ककड़ी, तरबूज, खीरा, और क्या है? खरबूजा। जितने भी ये सब चीजें हैं आपकी इसमें आएंगे जायज में। और आपकी सब्जियां, सब्जियां कौन कौन सी गर्मी में? तुरई, लौकी, टिंडा, भिंडा, है ना। ये सब चीजें क्या है आपकी? गर्मियों की सब्जी है ना, तो ये भी किसमें आ रही है आपकी? जायज में आ रही है। अब इसके बाद जो आपका गन्ना बच रहा है या धान बच रहा है, वो किस में आ रहा है? खरीफ में आ रहा है। मक्का बच गया, खरीफ में आ रहा है। बाजरा बच गया, खरीफ में आ रहा है। क्योंकि हम खा कब रहे हैं इसको?
इसको। मैंने क्या कहा, मक्का बाजरा कब खा रहे हो आप लोग? ठंड में खा रहे हो। और चावल अब कब कट रहा है? सर्दियाँ आने वाली तब कट रहा है। तो ये भी तो तभी कटेंगे। तो ये भी आपके फसल कैसी होगी? खरीफ की। अब याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। बस याद रखना हम कौन से टाइम में कौन सी चीज खा रहे हैं। पकने में है, किसी फसल को पकने में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी फसल को पकने में कम टाइम लग रहा है। और दालें आपकी दोनों फसल की हैं, खरीफ की भी है और रबी की भी है। समझ में आ गया? जायज में अधिकतर क्या आएंगे आपके? ककड़ी, बस याद हो गया। बाजरा हो गया है। अब हम बात करते हैं, लिख लिया ना बाजरा, समझ में आ गया? आदर्श स्थिति यही है। अब मैंने ये बोला है आपको, बाजरा को मिलेट्स ईयर इस साल का घोषित करा गया है 2023। मोटा अनाज दिवस मना रहे हैं, बस मना रहे हैं। आपका मिलेट्स ईयर कौन सा बन रहा है? 2023। और मिलेट्स में भी क्या है? बाजरा। इम्पोर्टेंट है। करंट का क्वेश्चन है, आपके करंट में भी बन सकता है। ये पूरा ईयर है बेटा, ये वर्ष नहीं। पूरा 2023 है। 24 आएगा तो कोई नया वर्ष, नया। इससे पहले भी मनाया गया था। मेरे पास लिस्ट है पर मैं आपको दूंगी नहीं, कल दे दूंगी। फिलहाल बाजरा याद रखो, इस साल के लिए बाजरा है। अब हम बात करते हैं पेय पदार्थ में। क्षेत्र की बात करें तो बाजरा वगैरह के लिए क्या होगा आपका? पश्चिमी यूपी आ जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पश्चिमी यूपी राजस्थान। और दलहन के लिए बुंदेलखंड हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। अभी दलहन बता देंगे। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ में सबसे पहले चाय। अब मैं जो बोलती जा रही हूँ उसको आप नोट भी करते जाना। पीते हो ना? भारतीयों की चाय की बिना शुरुआत नहीं होती है। भारतीयों के दिन की शुरुआत भी चाय से होती है और रात की शुरुआत भी चाय से होती होगी। कई लोग ऐसे हैं जिनका खाना भी चाय के साथ ही पचता होगा। चाय नहीं मिली तो खाना हजम नहीं होगा। कहेंगे कि आज मेरा खाना हजम नहीं हुआ है, लाओ मुझे एक कप चाय दे दो। कईयों का हो गया, अरे 1 घंटा हो गया चाय नहीं पी है, मुझे चाय दे दो, है ना? कईयों का रहता है ना, चाय थोड़ा थोड़ा पाना चाहिए। मेहमान घर में आया, अरे चाय वाय ले आओ। चाय अगले बंदे को चाय पसंद हो या ना हो, चाय पिलाओ, पर चाय पिलाओ। होता है कि नहीं? ऐसा लग रहा है जैसे चाय क्या हो गया, बिल्कुल भारतीय हो गया हो। ऐसा लग रहा है कि चाय क्या है, बिल्कुल हमारे घर का ही सदस्य है। ये हमारे घर का सदस्य है, ये हमारे घर का सदस्य नहीं है। चाय को हम बाहर से लाए हैं और चाय हमारे यहाँ आई है। असम तो भारत में है बेटा। फर्क कितना है? चीन में पीली चाय है, पीली क्या ग्रीन चाय, ग्रीन टी हर जगह नहीं है। चाय की क्वालिटी भी अलग अलग है, मैं बता दूंगी कौन, पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ानी नहीं है। तो भारत में फिलहाल काली चाय है, काली चाय भी होती है, पीली चाय भी होती है, हरी चाय भी होती है, लाल चाय भी होती है। टर्की में लाल चाय है, चाइना में वाइट ग्रीन है और ब्राजील में शायद येलो चाय है। हर जगह चाय की क्या है अलग अलग। तो भारत में हमारी क्या है काली चाय है। क्षेत्र क्या है इसके? चाय के क्षेत्र क्या होंगे? पहाड़ी क्षेत्र होंगे अधिकतर, क्योंकि अगर हम इसकी आदर्श वर्षाओं की बात करते हैं, वर्षा कैसी होनी चाहिए? अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। पर वर्षा वहां रुकी
ज्यादा रुकने नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है ढालों पर होगी। और ये ढाल हमें कहाँ मिलेंगे? पर्वतों में, है ना, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में। अब जब ये पर्वतीय क्षेत्र में मिल रहे हैं तो कहाँ होगा? असम आ जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा चाय असम में, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बाद आपका तमिलनाडु, कर्नाटक का नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र की बात कर लूंगी तो उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों ही राज्य आ जाते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस देखी है आप लोगों ने? चेन्नई एक्सप्रेस किसने देखी है? उसमें गाना सुना है कश्मीर से कन्याकुमारी वाला, सुना है? वहां पर जो चाय पत्ती के बागान दिखाए गए हैं वो नीलगिरी के दिखाए गए हैं। नहीं देखी हो तो आज जाके गाना देख लेना, ठीक है। नीलगिरी के क्षेत्र में ये बता दिया मैंने, असम में, दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग मिला हुआ है। ये क्या होता है जीआई टैग? मैम क्या होता है, पुरस्कार वगैरह क्या? ये है जियोलॉजिकल इंडिकेटर, यानी कि एक आपका पर्टिकुलर क्षेत्र में जो चीज उगाई जाती है उसको क्या है, उसके उत्पादन को बढ़ाना, एक तरह से मार्केटिंग का काम करता है। अगर हम किसी क्षेत्र में, हाँ हाँ, इसको 10 साल के लिए मिलता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए देते हैं। फिर इसको आगे अगर आपको बढ़ाना होता है तो फिर से आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे पीलीभीत की कुछ जीआई टैग मिला है किसी चीज को, बताओ? पीलीभीत की गन्ना को तो नहीं मिला होगा। क्या फेमस है पीलीभीत में? पीलीभीत की बांसुरी को मिला है जीआई टैग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोकल उत्पाद है। समझ में आ गया? जीआई टैग हमेशा लोकल उत्पाद को दिया जाता है और उस लोकल उत्पाद को दिया जाएगा। पीलीभीत की क्या है? हाथरस का क्या है? हाथरस की हींग को मिला है। और क्या है? लंगड़ा आम कहाँ का मिला है? बनारस का। पान बनारस का। भटा भंटा बिहार का मिला है। बैंगन है बिहार का भंटा, भंटा बैंगन को मिला है। तो ये जीआई टैग याद कर लेना, जनरल नॉलेज के लिए भी है और आपके जीएस के लिए भी है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग चाय को मिला है यूरोपियन जीआई टैग। ओ दार्जिलिंग को कह रहे हैं, यहाँ पे मिला जीआई टैग मिला कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? यूरोपियन जीआई टैग है कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की। कल मैं कह रही थी ना, मुझे वो याद नहीं आ रहा है क्या था। हाँ, अभी मुझे याद था फिर मैं भूल गई। उत्तराखंड का था रानीखेत। सही बताइए। हम तो सही बताएंगे। रानीखेत, कुमायूं बोली थी तो मैंने सुनी नहीं होगी। कुमायूं, इन क्षेत्रों में भी क्या पाया जा रहा है? आपके पिथौरागढ़ वगैरह क्षेत्र में भी चाय के बागान है, पर इतने लार्ज स्केल पर नहीं है। जो लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं वो लार्ज स्केल हमारा हो गया असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी का क्षेत्र। पेय पदार्थ हो गया। अब पेय पदार्थ में हमारा दूसरा आइटम है कॉफी।
कॉफी देखी हो? पीते भी हो? कैसी होती है कॉफी? कॉफी कैसी होती है? बीज कैसा होता है कॉफी का? गेहूं के टाइप का होता है। गोल बीच में ऐसा कटा हुआ बीच में ऐसा होता है। कॉफी का बीज ऐसा होता है बबलू को उसकी तरह। इसको तोड़ते हैं, फिर भूंजते हैं। भूनना है ना, भूनने के बाद इसको कूटते हैं। भूनना मैम ना, अरे भैया समझ लो, भून लिया हमने, मैंने भून लिख दिया। फिर कूटना, और कूटने के बाद इसका बनता है पाउडर। और यही पाउडर हमें मिलता है कॉफी के रूप में। भारत में दूसरा पेय पदार्थ के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉफी। अब हम देखें तो कॉफी को लोग कैसे कैसे पीते हैं? व्हाइट कॉफी, ब्लैक कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, और कौन सी कॉफी? लेमन कॉफी। लेमन टी पीते हैं नहीं? लेमन टी तो अलग हो गई। ब्लैक कॉफी का लेमन कॉफी को पानी में उबालते हैं जैसे ब्लैक कॉफी बनती है, ठीक है? गर्म पानी विदाउट मिल्क, उसी में लेमन डाल दो, आपकी बन गई लेमन कॉफी। समझ गए? कॉफी, एक कॉफी को कितनी वैरायटी से हम लोग पी रहे हैं, है ना? अमीर लोगों की जो पसंद होती है वो ब्लैक कॉफी होती है, क्योंकि दूध में फैट होता है। और अमीर लोग अपनी हेल्थ के लिए क्या होते हैं? बहुत कॉन्शियस होते हैं, इसलिए वो ब्लैक कॉफी प्रेफर करते हैं। और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बड़ी स्टाइल से बोलेंगे ब्लैक कॉफी प्लीज, बोलते हैं ना। चलो अब बात करें कॉफी के। पहली बार ये बीज की फसल है, इसको क्या करा जाता है? भूना जाता है, कूटा जाता है, फिर पाउडर बनाया जाता है। और आदर्श मात्रा इसके लिए क्या है? टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर हाई क्यों कह रहे हैं हम, और बारिश भी अधिक कह रहे हैं? देखो ध्यान से रखना, क्योंकि जो आपका है कर्नाटक वाला क्षेत्र, यहाँ पर गर्मी ज्यादा हो रही होगी, है ना? तो टेम्परेचर क्या होगा? बारिश ठीक ठाक, ज्यादा नहीं, सामान्य बारिश। सामान्य बारिश होगी। भारत में जो कर्नाटक है वो प्रथम उत्पादक राज्य, अग्रणी कर्नाटक अग्रणी है, सबसे आगे है। कॉफी की दो वैरायटी पाई जाती है, पहले इतना लिख लो। बोलिए। एक अरेबिक है, पहले लिखो। सबसे उच्च कोटि की है ये, दो प्रकार है इसके। ये दूसरा बोल रही हूँ बेटा, रुक जाओ 2 मिनट। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 की। भारत में जो अधिकतर कॉफी होती है बाहर की सारी ये कॉफी की वैरायटी है। रोबस्टा और अरेबिक। अरेबिक क्या है? नंबर 1 की है, दूसरी है। भारत में ये पाई जाती है पर लगभग 2%। इसका उत्पादन क्या है? 2% का है। ज्यादा उत्पादन किसका है? और जो हम लोग भारत में मेड इन इंडिया वाली कॉफी पी रहे हैं अधिकतर इस वैरायटी की पी रहे हैं। ये वैरायटी हमारी एक्सपोर्ट करी जाती है। समझ के? आपका भारत उत्पादन में ये वाली कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक करता है, इसका 2% कर रहा है। और इसको भी क्या करते हैं? हम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब ये कर्नाटक में जो है रोबस्टा पाई जाती है। हाँ,
अधिकतर कर्नाटक में ही कॉफी का क्षेत्र है, नीलगिरी क्षेत्र में है। अधिकतर कर्नाटक हो गया, इसी से मिला हुआ आपका तमिलनाडु का क्षेत्र हो जाता है थोड़ा, और इसी से मिला हुआ केरल। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन भाग जो है आपका कर्नाटक को ले गया। हाँ, चाय का भी है, चाय का भी है और इसका। और दक्षिण भारत में जितना भी जाओगे आप कॉफी लवर ज्यादा मिलेंगे, है ना। और असम की तरफ जितना जाओगे आपके चाय लवर ज्यादा मिलेंगे। और मिड भारत में जितना रहोगे, हमारे उत्तर प्रदेश में आपको मिल्क उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना, मिल्क उत्पादन। तो यहाँ चाय बनेगी तब भी दूध वाली बनेगी, कॉफी बनेगी तब भी दूध वाला बनेगा। समझ में आ गया। तो हमारे जो मध्य भारत के लोग हैं वो किससे प्रिय हैं? ब्लैक कॉफी पिए हो कभी? नहीं, हम लोग कॉफी में दूध डाल के पीते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ एक्सेस मात्रा में है ना। समझ में आ गया। जैसा क्षेत्र हो जाता है वैसे ही क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इतना हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे तिलहन की। बस आप लोगों का काम ये रहेगा कि आप लोगों को डेटा कलेक्ट करना होगा। अकड़िम राज कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, याद करके रखना। सरसों है, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा तेल भारत में, अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो तेल का ज्यादा, मतलब सरसों का ज्यादा उत्पादन होता है ना। यूपी में ले लो, राजस्थान ले लो, नॉर्थ इंडिया में जितना है हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सरसों के तेल का। अगर हम सरसों की बुआई की बात करें, सरसों कौन से उसकी अरबी की होगी, खरीफ की होगी और जैस की होगी? रबी। गेहूं के साथ बोई जा रही है, पक्की बात हो गई। क्योंकि सरसों क्या है, एक बीज के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरसों का साग छोटी फसल है जो हम नॉर्मली कब लेंगे? अभी ठंडों में आने लगेगा। अक्टूबर होने के बाद, अक्टूबर खत्म होने तो आपके सरसों का साग आने लगेगा। अब ये सरसों का जब पकेगा तो इसमें क्या लगेंगी? फली लगेगी, और फिर गेहूं के आसपास इसको काटा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, पहली बात है कैसी होगी, रबी की फसल है। अब तो मुझे लग रहा है रबी और खरीफ तो भूलोगे नहीं? नहीं भूलोगे? चलो अच्छी बात है, कुछ तो नहीं भूलोगे। रबी की फसल हो गई। दूसरी बात, ये एक सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल हो रही है। सरसों हो रही है सब्जी के रूप में। और दूसरी आपके बीज, अगर ये बीज के रूप में आता है तो इसका हम तेल बनाते हैं। और भारत में कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश हो जाता है क्षेत्र इसका, राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, दिल्ली का क्षेत्र हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, है ना। अधिकतर देखा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ इंडिया में अधिकतर भागों में क्या है? सरसों होती है। चाहे आप पर्वतीय क्षेत्र में भी चले जाइए, वहां भी क्या होगी? सरसों होगी। अब इसमें सरसों के तेल यानी कि तिलहन में बात करेंगे तो
आपका राजस्थान नंबर 1 पर जाएगा। एक बार डेटा चेक कर लेना। राजस्थान नंबर 1 पे है। हाँ, तिलहन के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। तिलहन की बात कर रही हूँ मैं, तिलहन यानी कि तेल की। अभी मैंने सब्जी के मामले में बात नहीं करी है। हाल ही की डेटा में जो बात आई है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है सब्जी उत्पादन के मामले में। लिख लिया सब लोगों ने इतना? और क्या? उसके बाद हम मूंगफली का तेल, पहले हम सूर्यमुखी की बात करें। मैं मूंगफली बता रहा हूँ, चलो भैया मूंगफली बता देंगे। मूंगफली में दाना नहीं, बचपन से ये कहानी सुने हो ना? क्या है ये कहानी? दाना नहीं है तो दाना नहीं है। दाना नहीं है तो नाना नहीं है। दाना होगा तो हम नाना होंगे तुम्हारे, दाना नहीं है तो हम नाना नहीं होंगे। मूंगफली नॉर्मली हम क्या हो रहा है, एक ड्राई फ्रूट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कर रहे हैं ना, सूखे फल के रूप में और तेल के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तिलहन में हमारा सरसों, मिल्क तो ऐसे बादाम का भी आता है, जी बादाम है ना, और नारियल का भी आता है। नारियल का दूध से पनीर भी निकालते हैं, तो ऐसे बहुत चीजें निकलती हैं। पर हम जो बिजनेस पर्पज से बात कर रहे हैं, हम तिलहन में बात कर रहे हैं मूंगफली की, जो हमारे सोयाबीन वगैरह, सोयाबीन भी आ गया इसी में आपका। सोयाबीन के मामले में एमपी नंबर 1 पर है। सोयाबीन देखो, सबसे ज्यादा प्रोटीन रखने वाला पदार्थ सोयाबीन है। उसके बाद अरहर की दाल है, प्रोटीन के मामले में अरहर की दाल है। सोयाबीन के बाद मूंग की दाल भी प्रोटीन के मामले में, जैसे कोई शाकाहारी है और शाकाहारी को प्रोटीन चाहिए तो अधिकतर आप सोयाबीन का इस्तेमाल करें और दाल का इस्तेमाल करें। मूंगफली में भी आप आरजे देख लेना, यहाँ तक है राजस्थान नंबर 1 पर है मूंगफली के मामले में। पर सोयाबीन के मामले में सिर्फ आपका एमपी है, इसकी टक्कर में और कोई राज्य नहीं है। सूरजमुखी की बात करें, अधिकतर दक्षिण भारत के होंगे, एक बार इसको देख लीजिएगा। सूरजमुखी का तेल अपने यहाँ पीलीभीत में है क्या फैक्ट्री सनफ्लावर की? सनफ्लावर ऑयल है? पीलीभीत की बात पूछ रही हूँ मैं, यहाँ पर भी है। मोदी फैक्ट्री जो है बिशनपुर रोड पर सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल निकालती है। देख लेना जहाँ तक बेटा साउथ इंडिया के राज्य होंगे और जहाँ तक तमिलनाडु वगैरह आएंगे, ठीक है, इसको आप पर चेकआउट कर लेना, इतना तो मुझे कंफर्म था। तिलहन हो गया। अब हम बात करेंगे नकली फसलों की। दलहन में जितना भी होगा आपका सारा बुंदेलखंड का एरिया होगा और एमपी। दलहन जितना भी दाल है बुंदेलखंड का एरिया है, चित्रकूट वगैरह आता है, और आपका एमपी राजस्थान, ये सब क्या है तिलहन और दलहन में नंबर 1 है। प्रमुख नकली फसल क्या है?
अच्छा गन्ना कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी फसल है। अच्छा महाराष्ट्र में और यूपी में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल उत्पादन में बात करें, मतलब कितने ज्यादा क्षेत्रफल में बोया जा रहा है वो यूपी है। ठीक, अब तक चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। इस साल के डेटा में आपका कौन सा आ गया है? महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर पहुंच गया। गन्ने में नहीं बात कर रहे हैं हम, चीनी में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में अंतर? प्रमुख क्या है? नकदी फसल भारत के अधिकांश क्षेत्र में बोई जाने वाली है। आप जितना भी उत्तर भारत देखोगे गन्ना होता ही होता है। गन्ना अपने उत्तर भारत के साथ साथ आपके महाराष्ट्र में भी हो रहा है। और ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। अब ये बताओ, रबी है, खरीफ है या जायद है? कब बोया जाता है गन्ना? बरसात के टाइम पे? अप्रैल में। तो अप्रैल में है कि ये जायद की फसल है। ये ऐसी फसल है जिसको क्या है, पानी ज्यादा चाहिए गन्ने को? कम पानी नहीं चाहिए होता है ना, थोड़ा चाहिए होता है, तभी इसको लगाया जाता है। अच्छा ये बताओ, इसका बीज लगता है या पेड़ी लगती है? पेड़ लगेगी ना, फिर बीज कहाँ लग रहा है? गन्ने काट के पेड़ी तो होती है ना वो। तो फिर मैंने यही तो पूछा, पेड़ी लग रही है, बीज नहीं होता। बीज नहीं होता है, गन्ने के बीज ही कहते हैं, पेड़ी नहीं कहते हैं। जो उसको काट के जड़ उसकी लगी होती है उसी को जड़ें नहीं होती है। अरे जो उसकी गांठ होती है बीच में, उसी में तो जड़ निकलती है। हाँ, एक बार काट लेते हैं, उसे दोबारा जो होती है उसे पेड़ बोलते हैं। एक बार हटा के पहली जो गन्ना निकलता है उसको पेड़ी कहते हैं। नहीं पहले एक बोलो तब समझ में आएगा। एक जना बताओ। तब उसको पेड़ी बोला जाता है। अब मैं ये कह रही हूँ, गन्ना देखो ऐसा होता है ना देखने में। अब इसको यहाँ से काटते हैं, ये हिस्सा तो लगेगा है ना, तो इसको पेड़ी तो बोल रहे हैं, क्या बीज बोल रहे हैं? बीज थोड़ी ना होगा, इसको बीज बोलते हैं। मैंने इसको पेड़ी सुना है, बीज तो कहीं से नहीं, पर ये तो है, इसका बीज नहीं लगता है। बस गन्ने की बुआई में गन्ने का बीज नहीं लगता है, यही इसको काट के लगा दिया जाता है। और गन्ने में क्या होता है, धान में क्या होता है, बीज लगाते हैं, पौधा जब निकलता है उसको फिर अलग रख देते हैं। देखो गाँव में जा रहे हो तब भी नहीं पता है कि क्या लगा रहे हैं। खेती। चलो फिलहाल अब इससे नकदी फसल को कह रहे हैं, गन्ने से हमारा क्या क्या बन रहा है? चीनी, मिठाई, गुड़ बनता है। और सीरा वही सिरका जो मीठा बनता है। सिरका अलग होता है, सीरा अलग होता है। सीरा ये गन्ने का रस निकलता है, उसका थोड़ा गाढ़ा खटास होता है, ये में घोल बनता है, तब सीरा बनता है। ऐसा कुछ है। अरे बात नहीं करो, अभी नकदी फसल क्या होगी? ग्रुप इसमें बेटा इंटरव्यू तुम लोगों ने ग्रुप की सीट ले ली है। बात नहीं करो। देखो अब गन्ने पे डिस्कशन मत करो।
देखो अभी थोड़ी देर में मिठाई का वितरण होने वाला है। जो ज्यादा बोलेगा उसको नहीं दिया जाएगा। हो गया? अगली नकदी फसल क्या होगी हमारी? और क्या हो सकता है नकदी फसल में? पीछे कपास। कपास यानी कि रेशेदार फसल आ जाएंगी। चलो हम कपास पहली बात, कपास के लिए कैसे आगे दशाएं चाहिए? और ये तो सबको पता है, इसके अलावा बताओ। के लिए आदर्श दशाएं पूछ रही हूँ मैं, के लिए नहीं पूछ रही हूँ। दशाएं बताओ, आदर्श दशाएं कौन कौन सी होंगी? पहली बात तो मिट्टी कैसी होगी? अब काली मिट्टी कहाँ कहाँ है आपके? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। 50 से 100 में बेटा चल जाओगे तुम। 50 से 100 टेम्परेचर टॉलरेट कर लोगे? 35 में तो हालत खराब हो जाती है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई। अब इतना भी नहीं हाई होना चाहिए जैसे प्रिंस बता रहे थे। समझ में आ गया? लेबर कैसी होनी चाहिए इसके लिए? लेबर, श्रम, लेबर काम करने वाले लेबर। श्रमिक। किस चीज का लेबर में? महंगी लेबर चाहिए कि सस्ती? लगभग सस्ती। कोई भी लेबर महंगी नहीं चाहता है ना? तो लेबर कैसे होनी चाहिए? क्योंकि बिना लेबर के यहाँ पर काम नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कपास में बिना लेबर के काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रुई का काम होता है। हमें पता है क्योंकि वो रुई का काम होता है। तोड़ने के लिए चाहिए, इसकी धुलाई होती है ना? फिर इसके रेशे किए जाते हैं, फिर धागा बनाया जाता है, तभी तो फिर कपड़ा बनेगा। इसके लिए फिर यहाँ पर श्रम की आवश्यकता है। समझ में आ गई? आपकी लेबर की भी क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। और फिर इससे क्या बनेगा? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में काम आएगा ना ये? इसीलिए हमारी नकदी फसल होगी। खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे ना इसका? खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं क्या? रुई को हम खाने के लिए उगाते हैं? नहीं ना? किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए। गन्ने को भी हम किसके लिए उगा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। समझ में आ गया? जिसको हम पैसा कमाने के लिए निकाल रहे हैं वो हमारे साथ क्या हो रही है? नकदी फसल हो रही है। दूसरी हमारी कौन सी फसल हो जाती है? जूट। जी मैम सही बोला था आपने। जूट से क्या बन सकते हैं? टाट वगैरह जूट के होते हैं ना, ये वस्त्र भी बनते हैं। और क्या बनता है?
भी बनती है, बैग भी बनते हैं, रस्सी भी बनते हैं। ये सब क्या है? जूट। जूट में क्या है? और जूट में आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है और अग्रणीय राज्य भी है। कपास में कौन सा होगा? महाराष्ट्र, गुजरात। वस्त्र उद्योग और उसमें दोनों में बात अलग होगी। यहाँ पर मैम आगे कौन सा? जैसे मैंने गन्ने की बताई थी वैसे यहाँ पर है। देखो कपास जो खेती है सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में। उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है आपका? गुजरात। समझ में आ गया? दोनों चीजें अलग है। खेती सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है आपके एमएच यानी कि महाराष्ट्र में, और उत्पादन वस्त्र उत्पादन सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है आपका? गुजरात का। इसी में आपके रेशम आ जाएगी। रेशेदार में रेशम भी आ जाएगी ना। नकदी फसलों में रेशम, और रेशम क्या है? एक रेशेदार फसल है। फसल ही कहेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसकी खेती कर रहे हैं। रेशम में कीड़ा होता है ना, कीड़े से निकलता है, तो कीड़े का क्या कर रहे हैं? हम पालन कर रहे हैं ना। तो रेशम का जो हो गई, ये देखो एक तो ये नकदी में आ जा रही है। दूसरी बात रेशम क्या हो रहा है आपका? रेशम उद्योग किसमें आ रहा है? पशुपालन में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? रेशम उद्योग आपका किसमें आ रहा है? क्या पीलीभीत में है रेशम उद्योग? कहाँ है? हैं? पीलीभीत में है क्या रेशम उद्योग? नहीं है। पीलीभीत में भी है, ड्रमंड के सामने। हाँ, पशुपालन यानी कि जो शहतूत के पेड़ पे कीड़ा आता है उसको पालते हैं, फिर वो क्या करते हैं? ये कीड़े अपना धागा छोड़ते हैं, उसी को फिर हम उससे रेशम बनाते हैं ना। तो पशुपालन में आ जाता है आपका रेशम, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है यहाँ पे क्या होगा? जैसे कपास के लिए श्रम की आवश्यकता है, लेबर की, यहाँ पे क्या है? लेबर की आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि रेशम क्या है? वो तो धागा निकाल देगा, फिर हम उसके धागा बनाना शुरू करेंगे। फिर धागे को अलग अलग से डाई वगैरह करते हैं ना, रंग वगैरह देंगे। इसमें भी क्या है? आपको श्रम की आवश्यकता है। अब यहाँ पर तापमान वगैरह की कोई वो नहीं है डिपेंडेंसी, क्योंकि क्या है? यहाँ पर तो कीड़ा है, और कीड़ा किसमें पाला जा रहा है? शहतूत के पत्तों पे। हाँ हाँ, मतलब शहतूत के पेड़ पर थोड़ी ना आ जाएगा, पत्ते पर ही तो रहेगा वो। अब रेशम एक प्राकृतिक, इस तरह से जो पशुपालन से हमें जो रेशम मिल रही है वो हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक हो गई ना, है ना। प्राकृतिक दे रहे हैं, कीड़े दे रहे हैं। एक होता है कृत्रिम। टैक्रोन वगैरह सुने हो? टैक्रोन जो आजकल सॉफ्ट टॉय में बड़ी जाती है, वो क्या है? वो भी रेशम है, पर वो नायलॉन की बनी हुई होती है ना। जितनी फाइबर है और टैक्रोन वगैरह है, नायलॉन के जितने भी सामान है, वो सब क्या है? आपके कृत्रिम रेशम में आते हैं। इनको केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है? नहीं, ये जीव नहीं है, केमिकल रिएक्शन से बन रही है ना ये। मैम रेशम तो इतना सॉफ्ट होता है, तो हाँ, तो केमिकल पे डालेंगे तो ये वाला रेशम नहीं बात कर रहे हैं, रेशम की बात कर रहे हैं। रेशम की रेशम, ये रेशम जो मैंने पशुपालक से बताया वो आपकी प्राकृतिक रेशम है। एक रेशम कृत्रिम जो आपके टैक्रोन वगैरह हो गई, समझ में आ गया? वो हमारा केमिकल रिएक्शन से बनती है। टैक्रोन उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। टैक्रोन के बाद मैंने भी एक शब्द और बोला था, क्या बताया था उसका? नायलॉन वगैरह, जो आपके नायलॉन की रस्सियां वगैरह हैं, ये भी क्या है? रेशे से बनती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो क्या बोला था मैं? टैक्रोन और नायलॉन। और पशुपालक से जो मिलेगी आपको। अब रेशम में आपने बनारस की साड़ी सुनी है? साड़ी है ना, सुनी हो? और दक्षिण भारत में चेन्नई में
सुने हो ना, मद्रास की ये सब साड़ियाँ फेमस है, रेशम वस्त्र में ये काम में आती है। यहाँ जो रेशम बन रही है आपकी कैसे बन रही है, प्राकृतिक रेशम है। तो रेशम का भी हम किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आपके वस्त्र उद्योग में। इसके लिए मैंने बता दिया आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो जाता है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, चेन्नई, क्योंकि मुझे वो शहर याद नहीं आ रहा, जहाँ की साड़ियाँ फेमस है। नहीं, बनारस उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही मैं, साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ। साउथ की साड़ी बहुत फेमस है वहाँ। चलो अब इसके बाद है आपका रबड़। हाँ, कांचीपुरम, कांचीपुरम की साड़ी। यही नकदी फसलों में हमारा क्या है, रबड़ आता है। कांचीपुरम ये आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ऐसा है, तमिलनाडु में कांचीपुरम। आप बात कर रहे हैं रबड़ की, क्या यही है? एक भारत में रबड़ डैम बना है, रबड़ पुल, रबड़ डैम भी इसको कह रहे हैं। कहाँ बना है बताओ? रबड़ डैम बनाया गया है उत्तराखंड में नहीं है। रबड़ कहाँ से मिलती है हमें? पेड़ों से। ऐसे पेड़ कहाँ पाए जा रहे हैं? जलवायु कैसी होनी चाहिए? वर्षा की मात्रा कैसी होनी चाहिए? बताओ आदर्श दशाएं। ये जलवायु पढ़ाई थी तभी मैंने बताया था आपको। थोड़ा बताओ, जलवायु पढ़ाई थी, जलवायु में पेड़ भी बताए थे, कौन से सदाबहार पेड़ है, कौन से मानसूनी है, कौन से पर्णपाती हैं, है ना, कौन से कटीले हैं। तो उसी में मैंने रबड़ का पेड़ लिखवाया था। देखो कैसे पेज पढ़ते जा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पाया? अब खेती पढ़ी जा रही है तो खेती भी बिल्कुल नॉर्थ इंडिया की देख रही है या राजस्थान की देख रही है? किस तरह का फिर हो गई है? सदाबहार ऐसे क्षेत्र हमारे कहाँ पाए जा रहे हैं आपके? अधिकतर तटीय क्षेत्र यानी केरल में, है ना, केरल साइड में वर्षा की मात्रा 2 सेंटीमीटर से अधिक। ये मत लिखो, ये तो तुम्हें लिखवा चुके हैं आदर्श दशाएं, तभी तुम लोग को याद नहीं है। केरल, अब
इसमें क्या करते हैं, कैसे निकलता है? आपने वो पौधे देखे होंगे जो कहते हैं दुधारू पौधे होते हैं, तोड़ोगे पत्ता तो दूध निकलेगा। आम को तोड़ते हैं, आम के पेड़ में से पत्ता तोड़ते हैं तो निकलता है ना। और अंडा हुआ का होता है, अका हुआ का होता है, उसको भी तोड़ते हैं तो दूध निकलता है। कनेर का तोड़ोगे तो उसमें भी क्या निकलता है, वाइट पदार्थ, दूध निकलता है। ऐसे इसमें क्या है, जो रबड़ का पौधा होता है उसमें क्या लगाते हैं, पत्ते नहीं, उसमें बीच में से काटते हैं तो दूध निकलता है। और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, कटोरा लगा देते हैं। वो दूध क्या होता है, रिस्की उसमें जाता है। फिर जब वो भर जाता है तो उसको हम ले जाते हैं, उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद उसको क्या होता है, जब धूप लगती है, धूप में क्या हो जाता है, वो जम जाता है। जम के फिर उसको सुखाया जाता है। फिर ऐसे रबड़ की क्या बन जाती है, शीट बन जाती है। फिर वो शीट क्या आगे बेचते हैं, बेच दी जाती है। समझ में आ गया? हाँ, सवाल नहीं किया जाता है, ऐसे ऊपर बन जाती है। दूध निकलता है, इसका दूध स्टोर करा जाता है। स्टोर करके उसको फिर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। बस उसको फैलाते हैं, इसकी सीड बनाते हैं और वो सीड को आगे जैसे ही फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। रबड़ बन गई ना, वो रबड़ की सीड बन गई, हाथ जम गई। अब अगर टायर बनाना है तो उसको और मोटा कर देंगे। इरेजर आपकी बन गई है, तो ऐसे ग्रिप बनना है जो आप बालों में लगाते हो, सब तरीके के ना, तो ये फैक्ट्री में चला जाता है, उसी के अनुसार उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये केरल क्या है आपका उत्पादन क्षेत्र। केरल के साथ साथ इसमें आपका तमिलनाडु आ जाएगा। इसमें बात करें, थाईलैंड नंबर 1 पर है। अब मैंने जो पूछा था आपसे, रबड़ का डैम बनाया है, रबड़ डैम भारत में कहाँ बना है? केरल में होगा। नहीं, केरल में नहीं है। रबड़ डैम कहाँ बनाया भारत में? कौन सा राज्य है ये तो हमें बताओ। नाम इनको राज्य नहीं पता होगा, पर ये एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। वो कौन सा राज्य है ये बताने का कि मुझे पता है और मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बिहार में भी गया में। नदी बताओ कौन सी है यहाँ पर, कौन सी नदी है गया में? यमुना नहीं है, गंगा भी नहीं है, कोसी भी नहीं है। चलो ये वाला आपका टॉपिक हो गया। नदी देखो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो नदी निरंजना नहीं है फिलहाल। एक निरंजना नदी है ना, वो नहीं है। बेटा वो नदी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पर पिंडदान होते हैं ना, वो नदी है। उसी नदी पे डैम बनाया गया है। गंगा नहीं। चलो आज नया टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहा है। फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन। कभी कभी नाम भूल जाते हैं ना, वैसे दिमाग में रहेगा। जैसे कि मुझे रानी के नाम याद नहीं आ रहा। चलो अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत
पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य है। ठीक। अब भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा का मतलब, ऊर्जा का मतलब यहाँ ऊर्जा का मतलब हम क्या ले रहे हैं? अब ये मत बोल देना मैम एनर्जी, ये नहीं है ना, ये नहीं है ऊर्जा। यहाँ हम ऊर्जा का मतलब क्या लेंगे? बताओ। आज एक भी दिन अगर लाइट चली जाए तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। मैंने यहाँ कहा भारत के उसकी बात कर रही हूँ मैं, बिजली। यहाँ पर हम एनर्जी का मतलब ले रहे हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन से, है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो गया, बात नहीं करो। अब यहाँ पर हाँ परंपरागत हो गया और गैर परंपरागत। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर। आपको याद है मैंने एक दिन आपसे कहा था नोट करके लाना, खाली थोड़ा सा हिंट दिया था जब क्या पढ़ा रही थी भारत के खनिज, उसी में मैंने आपको बताया था। अब देखो किस किस को पता है परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत जैसे कोयला है और हाँ पेट्रोलियम है, उसका यूज करते हैं। और क्या है? सबसे बड़ी हम बात करेंगे कोयला। ईंधन में बात करेंगे हम परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, है ना? कोयला और पेट्रोलियम, कैरोसिन वो सब इसी ईंधन में ही आ जाए। पेट्रोलियम में ही आता है। कोयला से बिजली बन रही है जी मैम जी, है ना? कोयले से जो बिजली बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? सर एक ये भी है परंपरागत। मैं क्या बताया आपने? तापीय ऊर्जा है ना? ये मैं कोयला से आप क्या बताएं? कोयला से बिजली बन रही है, कोयले से बिजली बन रही है ना? बन रही है नहीं? हाँ मैम कोयले से बिजली बन रही है। अभी आए मैम, पानी से तो नहीं बनता। अभी हमको बताएंगे, अभी बोला पहले हम बात करें परंपरागत की। मैं पहली बार मैंने सुना कोयला से। कोयला से बिजली नहीं सुने हो? अभी आए अरे यार जो जितनी भी आपकी पहले बिजली बन रही है तापीय ऊर्जा, जो हम तापीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो आपको सारी कोयले से मिलती है। कोयले से भी बिजली बनती है, तभी तो इतना जरूरत नहीं पड़ रही। कोयला खत्म हो गया, अभी आपने सुना था बिजली की कटौती हो गई, कोयला खत्म हो गया है। सुना था कि नहीं सुना था? समझ गए? अभी तो कह रहे थे मैम आपने पहली बार सुना था। तो इसको हम कह रहे हैं तापीय ऊर्जा, ठीक है? अब कोयला मैंने क्या बताया था, उसी समय में खनिज की बात
परंपरागत है, परंपरागत है क्योंकि बहुत पहले सालों से ये चला आ रहा है, एक दिन खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे वायुमंडल को क्या कर रहा है? प्रदूषित। प्रदूषित करने के साथ साथ CO2 की मात्रा को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है ना। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, O2 यानी कि CO2 की मात्रा को कम करने के लिए जो परंपरागत तौर पर हम क्या कर रहे थे, ऊर्जा का उत्पादन कर रहे थे, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, खत्म करने के चक्कर में हम किस पर आ रहे हैं? गैर परंपरागत, यानी कि जो परंपरा पुराने टाइम से चली आ रही है हम उसको क्या करेंगे, अब खत्म करेंगे। और खत्म करेंगे तो इसलिए हम सस्टेनेबल एनर्जी पर आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुने हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुने हो? क्या है ये, कितने हैं और कब से स्टार्ट करे हैं? ये सब EVS में आएंगे क्वेश्चंस आपके, पता है कि नहीं? नहीं पता है? सोच लो कितना पढ़ना है, अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरे से रिलेटेड तीसरा सब्जेक्ट है, कैसे करोगे? ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो और ये आपका एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है ये वाला चैप्टर। कितनी है SDG? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। हम तो बता ही देंगे, मैडम आप बता दीजिए। एजेंडा 21 ये सब आपके होमवर्क है। एजेंडा 21 क्या है, ढूंढ के लाओगे। कितने SDG हैं? कल सब पूछेंगे हम ये। SDG कितने हैं? और एजेंडा 21 है, इसका मतलब ये नहीं है SDG आपके 21 हो गए। और SDG में कौन कौन से हमने क्या सब्जेक्ट रखे हैं, किस किस को इंक्लूड करा है, एक एक से पूछूंगी जितने भी नंबर हैं इसमें। अब मैं नंबर नहीं बोलूंगी कितने हैं। पूरा बताओगे SDG का। अब हम बात करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे जो क्या होंगे, फॉसिल फ्यूल्स नहीं होंगे, यानी कि जिसमें अपसार नहीं होगा। CO2 की मात्रा क्या होगी, उत्पादन होगा पर कम से कम होगा। तो ऐसे हमारे क्या होंगे, आप लोगों को टेस्ट होगा, ठीक है? अभी कोई भी लैपटॉप का उपयोग नहीं। देखो ऐसा नहीं है, टेस्ट है सिर्फ नॉर्मल है, देखना किस तरह का पेपर आ रहा है उसको देखो करके। 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट दे रही हूँ, ठीक है? कोई भी फोन नहीं चलाएगा, फोन से कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? शोर नहीं बचाओ। और कल का मैंने ये होमवर्क दिया है ना आपको, ये करके लाओगे। ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये पैन खराब हो गया। मैम लाइन खोल दें, क्या पीछे जाए क्या? बात नहीं करो, शांत हो जाओ। सर ये पकड़िए। कैमरा इनकी तरफ कर दो। नहीं, और ये मम्मा कैमरा
क्वेश्चन है, बस करके देखो, ऐसा कोई नहीं है। और देखो, नकल नहीं करना, अकल का काम करना। मैं पहले से दे दूँ। अपना नाम लिख लो इसमें, ठीक है? कोई किसी से बात ना करे, अपना नाम लिख लो इस पर। और सबको मिल गए? नाम लिखो, नाम लिखो, रोल नंबर बता दो, रोल नंबर लिखो। 10 मिनट है बस। हाँ, इसी में नाम लिखो। नाम ही लिख दीजिए बस। ये देखो, कोई पेपर तो नहीं बचा है? नाम ऊपर लिखो, कॉपी सब हेलो। लिखने के लिए कॉपी यही है, नहीं देख यहाँ इन लोगों को देखो, देखो कैमरे में तुम फिट हो रही हो बिल्कुल। कॉपी बोल रहे हैं। कॉपी कोई नहीं खोलेगा। बोलने को पता नहीं लगा वो सवाल करो यार, 10 मिनट का तुम लोगों के पास। चेक मारना है। 19 हो गए। नंबर लिखे ना, वो नंबर का नाम समझा रही थी ना पेपर में। जो ऊपर इतनी बड़ा पेपर, हाँ, पता कैसे पता कैसे चलेगा किसकी कॉपी है? सिखा सॉरी अपना नाम लिख लिया, पता? नाम लिख लिया? सबको मिल गया है ना पेपर? देखो, मैं यहाँ से सबको देख रही हूँ। जो भी नकल कर रहा होगा, अपने प्रति ईमानदार रहिएगा। सबसे ईमानदारी से कर रही है गीता, पलक सबसे बेमायने से कर रही है दोनों। नहीं मैम, पर्दा हटा दो, बहुत ही ऐसे थोड़ी। कुछ इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
4 गलत होने पर 1 सही कटेगा। दे दीजिए। जोग्राफी तो दिखती है तो हाँ अपना देखो कुछ नहीं देगा। तो बताओ हो गया ना तो बताओ। ठीक है। नंबर बताया जाएगा चार मिनट बचे हैं आप लोग। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? ऐसे बताओ कि नहीं इसका नौकरी मुझे दिलाई तो नहीं। दस को बता दो। हो गया? बात मत करो। टफ तो नहीं है पेपर, बहुत सिंपल है। क्या? मतलब बातें कर रहे हो। और कोई बात नहीं करोगे एग्जाम में। पढ़ाई घर पे करो। ठीक है? बात पढ़ाई के बाद सर पेपर कोई टफ है इसलिए मैं कर रही हूँ। 2 मिनट ये तो बचे कह हैं रहे आप हैं टफ है। लोग। बस 3 मिनट बचे हैं, जल्दी कर लो। बिल्कुल कंफर्म हो कि मुझे आता है तभी लगाना, कंफर्म ना हो तो मत लगाना। नेगेटिव मार्किंग है, सही होगा वो भी कट जाएगा। नहीं आता है तो 0 ले लेना भले ही, पर माइनस में मत चले जाना। ऐसा नहीं होता, लग भी जाते हैं। तो कभी वही लगता है वहाँ थोड़ा बहुत पता हो। भाई तो देना कभी यूपीएससी वालों का तो ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 5 तो सारे क्वेश्चन होने चाहिए। हो गया। भाई ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ही नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब तुम खाली दे तभी तो मैंने कहा था, मैंने यूपीएससी वालों के लेवल का बनाया ही नहीं है। ऐसे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपके ही लेवल का है। अब इसमें भी आप टाइम ले रहे हो,